नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसलों की। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की आर्टिकल 370 यानी आर्टिकल 370 की दफात को खत्म करने से मुतालिक जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला के मुतनाज़िया बयान के खिलाफ दायर दरखास्त को चारशंबे के रोज खारिज कर दिया। बड़ौदा में वाक़े विश्व गुरु इंडिया विजन ऑफ सरदार पटेल नामी एक तंजीम के सेक्रेटरी रजत शर्मा और दीगर की तरफ से दायर की जाने वाली दरखास्त में डॉक्टर अब्दुल्ला के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने और उनकी पार्लिमानी रुकनियत रद्द करने की अपील की गई थी। अदालत उज़्मा ने न सिर्फ यह अर्जी खारिज कर दी बल्कि अदालत का वक्त ज़ाया करने के लिए दरखास्त गुजारों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। दरखास्त गुजार ने दावा किया था कि साबिक वज़ीर आला ने चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात की थी, लेकिन समाअत के दौरान दरखास्त गुजार अपने इल्ज़ाम की हिमायत में मुनासिब दलाइल नहीं पेश कर सके। दरखास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट शिव सागर तिवारी बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला का बयान पढ़कर सुनाया, लेकिन अदालत इस बात से मुतमईन नहीं हुई कि इस मामले में हुकूमत को मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा जा सकता है। बेंच ने एतराफ़ किया कि इस बयान के मुताबिक चीन या पाकिस्तान से मदद नहीं मांगी गई है। जस्टिस कौल ने वाज़ेह किया कि किसी भी मौजू पर हुकूमत से अलग नजरिया रखना बगावत नहीं है। वकील ने आगे अपनी बात पेश करने की कोशिश की, लेकिन अदालत उज़्मा ने अर्जी खारिज कर दी। एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अपने हुक्म में कहा कि बीवी मनखूला जायदाद या चीज नहीं है, लिहाजा शोहर उस पर अपने साथ रखने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा मंगल के रोज एक शोहर की उस अर्जी पर समाअत के दौरान दिया जिसमें उसने अदालत से इस्तेदा की थी कि उसकी बीवी को दोबारा उसके साथ रहने और एक साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने अर्जी गुजार से कहा, आपको क्या लगता है, क्या बीवी कोई चीज है जो हम ऐसा हुक्म जारी कर सकते हैं? क्या बीवी कोई मनखूला जायदाद है जिसे हम आपके साथ जाने का हुक्म दे देंगे? दरअसल गोरखपुर में एक फैमिली कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की दफा 9 के तहत मर्द के हक में आईनी हुकूक की बहाली पर 1 अप्रैल 2019 को हुक्म जारी किया था। बीवी ने उस वक्त फैमिली कोर्ट से कहा था कि साल 2013 में शादी के बाद से ही शोहर ने जहेज के लिए उसका इस्तेसाल किया। ऐसी सूरत हाल में उसे मजबूरन शादी से अलहदा होना पड़ा। साल 2015 में बीवी ने अदालत में नानो नफका के लिए दरखास्त दी, जिसके बाद गोरखपुर की अदालत ने शोहर को बीवी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। खातून ने अपने वकील अनुपम मिश्रा के तवस्सुत से अदालत को बताया कि मेंटेनेंस से बचने के लिए यह सब कर रहा है। मंगल की समाअत के दौरान अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि अदालत उज़्मा को खातून को अपने शोहर के पास वापस आने पर राजी करना चाहिए, खास तौर पर जब खानदानी अदालत ने उसके हक में फैसला दिया हो। बॉलीवुड के डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अदाकारा तपसी पन्नू और मधु मंटेना की रिहाइश पर महकमे इनकम टैक्स ने चारशंबे के रोज छापेमारी अंजाम दी। मधु की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी महकमे इनकम टैक्स के ओहदेदारान के पहुंचने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि छापामारी कंपनी फैंटम फिल्म्स के हवाले से टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। महाराष्ट्र के वजीर और कांग्रेस लीडर अशोक चौहान ने इस छापामारी को मोदी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। एक न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट में महकमा इनकम टैक्स के जराये के हवाले से कहा गया है कि टैक्स चोरी के मामले में फैंटम फिल्म से वाबस्ता जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई उनमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद दीगर लोगों की भी फिल्मों में टैक्स चोरी के ताल्लुक से तलाश की जा रही है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और पुणे में तकरीबन 20 से 22 मकामात पर महकमा इनकम टैक्स की जानिब से तलाशी ली जा रही है। जिन ठिकानों पर छापे मारे गए हैं उनमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, मधु मंटेना, विकास बहल और दीगर के अलावा फैंटम फिल्म्स और दीगर 3 इदारों के दफातर शामिल हैं।
ख्याल रहे कि अनुराग कश्यप, मधु, विक्रमादित्य मोटवानी और विकास बहल ने साल 2011 में फैंटम फिल्म्स का क़याम किया था। ताहम इस कंपनी को साल 2018 में ही बंद कर दिया गया। महकमे इनकम टैक्स की छापामारी के हवाले से महाराष्ट्र हुकूमत में काबीनी वजीर और कांग्रेस के लीडर अशोक चौहान ने कई सवाल उठाए हैं। मरकजी वजीर बरखी आर.के. सिंह के दावे के बरखिलाफ अब तेलंगाना एनर्जी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने भी चीनी साइबर हमले का दावा किया है। ओहदेदारों के मुताबिक मुंबई में पिछले साल 12 अक्टूबर को चीनी हैकर्स ने पावर सप्लाई सिस्टम में सेल लगाकर 12 घंटे ब्लैकआउट कर दिया था। उसी दिन तेलंगाना में भी 40 सब स्टेशन को भी इन हैकर्स ने टारगेट किया था। हालांकि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से अलर्ट मिलने के बाद इसे नाकाम कर दिया गया। इधर पिछले साल मुंबई में हुए साइबर अटैक को लेकर महाराष्ट्र के एनर्जी मिनिस्टर नितिन रावत का बयान आया। रावत ने कहा कि स्कैडा यूनिट में फायरवॉल तोड़कर 8 ट्रोजन हॉर्स मालवेयर की एंट्री चीन और ब्रिटेन समेत दीगर मुल्कों से हुई थी। महाराष्ट्र पावर कंपनी आज से किसी भी तरह के चीन में बने इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करेगी। ओहदेदारों के मुताबिक चीनी हैकर्स की जानिब से तेलंगाना स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर टीएस ट्रांसको और टीएस जेनको पावर सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की गई। सीईआरटी आईएन से अलर्ट मिलने के बाद इन सेंटर्स ने फौरन कार्रवाई करते हुए आईपी सर्वर को ब्लॉक कर दिया। साथ ही रिमोट ऑपरेशन के लिए कंट्रोल फंक्शन को भी बंद कर दिया। टीएस ट्रांसको और टीएस जेनको तेलंगाना की अहम पावर यूटिलिटी है। अमेरिकी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर के मुताबिक चीनी हैकर्स की तरफ से अब तक एनटीपीसी 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स और 2 बंदरगाहों पर साइबर अटैक किया गया। इससे पहले इसी कंपनी ने मुंबई में पिछले साल हुए ब्लैकआउट के पीछे चीनी हैकर्स का हाथ होने का खुलासा किया था। अब तक चीनी हैकर्स ने हिंदुस्तान की बिजली सप्लाई को ज्यादा टारगेट किया है। इसके पीछे उनका एक ही मकसद है कि मुल्क की इंटरनल सिस्टम को डिस्टर्ब करना। रिकॉर्डेड फ्यूचर्स ने दावा किया है कि गलवान में हुए तशद्दुद के बाद चीनी हैकर्स लगातार हिंदुस्तान के इंटरनल सिस्टम को हैक करने की साजिश कर रहे हैं। कुछ में वो कामयाब भी हुए। उन्होंने हिंदुस्तानी कंपनियों को इसके लिए अलर्ट भी रहने की सलाह दी। हालांकि हुकूमत भी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जैसे तंजीमें इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। 2 दिन पहले भी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन के हैकर्स ने हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही 2 कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर भी साइबर हमले किए थे। हालांकि चीन ने वजारत खारजा एक बयान जारी करके ऐसे किसी भी इल्जामों से इनकार कर दिया था। कर्नाटक में सेक्स सीडी मामले को लेकर हंगामा बरपा है और बीएस येदियुरप्पा हुकूमत में वजीर रमेश जारखोली ने अपने ऊपर इल्जाम लगाए जाने के बाद वजीर आला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक येदियुरप्पा ने उनका इस्तीफा कबूल करते हुए उसे मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेज दिया। इस्तीफा में रमेश ने कहा कि वो अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफा दे रहे हैं और सीडी मामले की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ इल्जाम सच्चाई से बहुत दूर है, गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। वो अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफा दे रहे हैं। वाज़ेह है कि 2 फरवरी को कर्नाटका में एक समाजी कारकुन दिनेश कल्लाहली ने सीडी जारी की थी जिसमें इल्जाम आयद किया था कि वजीर रमेश ने एक खातून को मुलाजिमत देने के नाम पर उसका जिनसी इस्तेसाल किया। इल्जाम के मुताबिक कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में खातून को मुलाजिमत देने का वादा किया गया था और उसे जिनसी तौर पर हरासा किया गया था। मामला सामने आने के बाद से ही कर्नाटक की सियासत में हंगामा बरपा है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा था और रमेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया था। समाजी कारकुन दिनेश ने एक बयान में बताया कि खातून खुलकर सामने आकर शिकायत दर्ज कराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने गुजारिश की कि वो शिकायत दर्ज करे। फिर समाजी कारकुन ने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत से राब्ता किया। पुलिस में दर्ज शिकायत में दिनेश ने इल्जाम लगाया कि गरीब घराने की खातून ने वजीर से एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए राब्ता किया था। उस पर वजीर ने उस खातून का जिनसी इस्तेसाल किया और उसको यकीन दिलाया कि उसे कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में नौकरी दिला देगा। दिनेश ने यह भी इल्जाम लगाया कि जब वजीर को पता लगा कि खातून के पास मुतनाज़िया सीडी है तो उन्होंने खातून और उसके घर वालों को धमकी दी। अहमदाबाद के आयशा सुसाइड केस में गुजरात पुलिस ने उसके शोहर आरिफ को राजस्थान के पाली से पीर की रात गिरफ्तार किया था।
पुलिस मंगल की शाम उसे लेकर अहमदाबाद पहुंची, जहां लॉकअप में उससे पूछताछ की गई। गिरफ्तारी से लेकर लॉकअप में पूछताछ तक ये नजर आया कि आरिफ को आयशा की खुदकशी का कोई गम नहीं है। अहमदाबाद पुलिस के डीसीपी रविंद्र पटेल ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरिफ का बर्ताव चौंकाने वाला था, क्योंकि उसके चेहरे पर आयशा की मौत को लेकर रत्ती भर भी अफसोस नजर नहीं आया। उन्होंने उससे आयशा के प्रेगनेंसी के बारे में या अबॉर्शन के बारे में सवाल किए, जिस पर उसने हामी भरी, यानी आयशा के खानदान का ये इल्जाम सही पाया गया कि अबॉर्शन के बाद आयशा की हालत संगीन होने के बावजूद आरिफ उसे देखने तक नहीं आया था। आयशा ने बीते हफ्ते को साबरमती नदी में कूदकर खुदकशी कर ली थी। खुदकशी करने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर आरिफ को भेजा था। आयशा के सुसाइड के बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो राजस्थान के जालौर में रहने वाला शोहर आरिफ घर से फरार हो गया। गुजरात पुलिस जालौर में उसके घर पहुंची तो अफराद खानदान ने बताया कि वो एक शादी में गया था और वहीं से कहीं चला गया। इसके बाद मोबाइल लोकेशन की बुनियाद पर आरिफ को पीर की रात पाली से अरेस्ट किया गया था। जब पुलिस ने आरिफ को पकड़ा तो उसने पुलिस के साथ चलना शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं ना हो। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पुलिस ने आरिफ को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 3 दिन की रिमांड मंजूर की। उसे 6 मार्च को दोपहर 3 बजे तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस के सासनी इलाके के गांव नौजलपुर में एक किसान को दिन दहाड़े गोली मारकर हलाक करने के मुलजिम गौरव वसवंगरा पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया। पुलिस के मुताबिक दीगर 2 मुलजिमीन पर भी 25-25 हज़ार रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस की जानिब से इस मामले में अब तक 1 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम गौरव मुकदमे को वापस लेने और उसकी छोटी बेटी से शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। मकतूल की बेटी ने 4 नामजद समेत 6 अफराद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी बुनियाद पर मामला दर्ज करके पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बकिया मुलजिमीन की तलाश जारी है। ख्याल रहे कि 1 मार्च बरोज़े पीर खेत में आलू की खुदवाई करवा रहे किसान को दिन दहाड़े गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम मकतूल की बेटी से छेड़खानी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था और फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर था। तकरीबन 2.5 साल पहले किसान ने मुकदमा दर्ज कराते हुए इल्जाम आयद किया था कि गौरव ने उसके घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ बदसलूकी की। मंगल के रोज किसान के मुश्तइल खानदान ने कत्ल के मुलजिमीन की गिरफ्तारी होने तक लाश की आखिरी रसूमात करने से इनकार कर दिया था। हुक्काम ने समझा बुझाकर किसी तरह उनको आखिरी रसूमात के लिए राजी किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने रेलवे, सड़क और आबी गुजरगाहों को एक कौमी वन मार्केट के तस्वुर के लिए इंतजाम पर जोर देते हुए कहा कि इससे नकलो हमल की लागत को कम किया जा सकता है। गोयल ने चारशंबे के रोज हिंदुस्तानी जहाजरानी कॉन्फ्रेंस 2021 से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत माल बर्दारी के अखराजात को कम करने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए कसीर मकसदी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम कर रही है। उन्होंने सनत के तमाम स्टेक होल्डर से अपील की कि वो सर्विसेज फराहम कुनिंदा से इल्म फराहम करने वालों में तब्दील हों और कहा कि इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। Friends, I appeal to all the stakeholders who have joined this Maritime India Summit to utilize this opportunity to transform from being service providers to knowledge providers and knowledge partners. I think if we reinvent with technology-driven solutions like robotics, automation, artificial intelligence, big data analytics, and make our sector safe. By safe, I mean sustainable, agile, futuristic, and efficient. I repeat, a safe maritime sector, sustainable, agile, futuristic, and efficient. That is what the world desires to see in India. That is what the Prime Minister Narendra Modi is encouraging all of us. भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी से मुताल्लिक कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के बयान को मज़हका खैज करार देते हुए कहा कि इमरजेंसी के दौरान उस वक्त की हुकूमत ने तमाम इदारों को कमज़ोर कर दिया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने चारशंबे के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरजेंसी के दौरान
हुकूमत की मुखालिफत करने वाले तमाम अरकान पार्लियामेंट मेंबरान असम्बली को गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी आई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि तनकीद करने वाले अखबारात को भी बंद कर दिया गया था। जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने में बहुत वक्त लगेगा। दुनिया में हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा स्कूल आरएसएस है। दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी की शिकस्त के बारे में जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली के नताइज सिर्फ इतने ही कहा जाएगा कि जो सीट जिसके पास थी वो उसके पास गई है। काबिल जिक्र है कि वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मंगल के रोज कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की हुकूमत में लगाई गई इमरजेंसी एक गलती थी, अगरचे कि उनका यह भी कहना था कि इमरजेंसी मौजूदा मंजरनामे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी मुल्क के इदारा जाती ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। पेटलाद सीट पर कांग्रेस की विधायक है निरंजन पटेल, वो नगर पालिका के चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उनको यकीन था कि एक जगह ही आऊंगा, दूसरी जगह नहीं आऊंगा, लेकिन दोनों जगह हार गए। नगर पालिका सीट, अ सिटिंग कांग्रेस एमएलए लूजेस इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी इन म्युनिसिपल इलेक्शंस। दूसरे एक विधायक अश्विन कोटवाल, उनके पुत्र लड़ रहे थे, वो भी हार गए। तीसरे एक विधायक है विक्रम माडम और पूजा वंश, चौथी विधायक, और एक पांचवे भी है पूनम भाई परमार, इनके भी फैमिली मेंबर्स चुनाव पूरी तरह से हार गए हैं। अर्जुन मोदवाडिया जो पूर्व अध्यक्ष है, अभी राज्यसभा में है, उनके भाई ने चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। जो वहां भारतीय ट्राइबल पार्टी है, नई पार्टी है, उसके अध्यक्ष है छोटू वसावा, उनके पुत्र दिलीप वसावा भी हार गए। और पूरे ट्राइबल बेल्ट में यह चुनाव हुआ, और ट्राइबल बेल्ट में सभी जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली। और इसलिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लोगों का नरेंद्र मोदी जी पर प्यार और विश्वास कायम है। इन चुनाव नतीजों का अर्थ है कि विकास और काम के लिए मतदाता वोट करते हैं। इस विजय का अर्थ है कि यह किसानों का वोट है। किसान खेती के सुधारों के साथ है। यह ऐसी विजय नहीं मिली है। कांग्रेस ने पूरे ग्रामीण इलाकों में केवल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम जंगली हयात के मौके पर जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले तमाम अफराद को मुबारकबाद दी। चारशंबे के रोज़ एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि आलमी यौम जंगली हयात के मौके पर मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं जो जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, ख्वाह वो शेर हों, चीते हों या तेंदुए। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जंगली जानवरों की आबादी में खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। हमें अपने जंगलात की हिफाजत और जानवरों की महफूज पनाहगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने 3 मार्च 2013 को एक करारदाद मंजूर करके इस दिन को हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने का ऐलान किया था। इसका मकसद दुनिया भर में जंगलात की जिंदगी और नबातात के बारे में लोगों का शऊर उजागर करना है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। एक तरफ बीजेपी यादव ने भी मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने आज राइजिंग यूपी के स्टेज से मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि मेरी पार्टी ममता बनर्जी को असेंबली इंतखाबात में हिमायत दे रही है। पार्टी के कौमी नायब सदर करणमय नंदा और पार्टी के तमाम कारकुनान असेंबली इंतखाबात
इसके लिए तशहीरी मुहिम चलाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ दिनों पहले उनकी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से बातचीत हुई थी। मैंने उनसे कहा है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत समाजवादी पार्टी की जीत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि बंगाल में इस वक्त बीजेपी और उसकी माउन पार्टियां छुपी हुई हैं। जैसे ही इंतखाबात खत्म होंगे, बीजेपी की छुपी हुई माउन पार्टियां यूपी आ जाएंगी। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले मुल्क अमेरिका में रोज मिलने वाले नए मरीजों की तादाद घटकर 50,000 के पास आ गई है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मरीजों की तादाद इसी लेवल पर थी। 8 जनवरी को यहां सबसे ज्यादा 3,08,000 मरीज मिले। वहीं पेरिस के मेयर एनी हिडलागो ने फ्रांस की राजधानी में वीकेंड लॉकडाउन लगाने के हुकूमत की तजवीज़ की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि वो इस तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं है। यहाँ कई लोग बिना किसी खुली जगह वाले तंग अपार्टमेंट में रहते हैं। एक ही है। चारशंबे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 14,989 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासरीन की तादाद 1,11,39,000 से ज़्यादा हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,123 मरीज सेहतमंद हुए, जिससे तादाद बढ़कर 1,08,12,044 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 1,778 से बढ़कर 1,70,000 से ज्यादा हो गई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के दूसरे मरहले के तौर पर चारशंबे के रोज वैक्सीन लगाया। कोविंद ने दिल्ली के रिसर्च एंड रिफरल हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगाया। सदर की अहलिया सविता कोविंद भी उनके हमरा अस्पताल गईं। 1 मार्च से दूसरे मरहले की वैक्सीनेशन मुहिम के एक हिस्से के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरी और 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद जिनको संगीन बीमारियों का सामना है, उन्हें टीके लगाए जाएंगे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकारी के दूसरे फेज ने भी रफ्तार पकड़ ली है। दूसरे फेज के पहले दिन जुमला 5,52,000 डोज दिए गए थे, जबकि दूसरे दिन यह तादाद 40% बढ़कर 7,68,000 हो गई। इसी तरह वैक्सीन डोज लेने वाले सीनियर सिटीजन की तादाद में भी दुगने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पीर के रोज 1,29,000 सीनियर सिटीजन ने वैक्सीन डोज लिया था, जबकि मंगल के रोज उनकी तादाद 2,60,000 से ज्यादा रही। वजारत सेहत के चारशंबे सुबह 8 बजे तक के डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में मंगल तक टीके के 1,56,00,000 डोज दिए जा चुके हैं। इसमें 1,29,00,000 डोज लोगों को पहला डोज मिल चुका है, जबकि 27,13,000 को दूसरा डोज दिया जा चुका है। मुल्क में 16 जनवरी को हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाने के साथ कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगने लगी थी। 13 फरवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स को दूसरा डोज दिया जा रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा डोज देने की शुरुआत 2 मार्च को हुई थी और करीब 1,000 लोगों ने दूसरा डोज ले लिया है। भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने चारशंबे के रोज वैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स के आखिरी नतीजे जारी कर दिए हैं। ये वैक्सीन 81% तक असरदार साबित हुई है। हुकूमत ने जनवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। हुकूमत का यह फैसला
कई एक्सपर्ट्स के निशाने पर था, क्योंकि वो फेज 3 के नतीजे देखे बिना इमरजेंसी अप्रूवल के खिलाफ थे। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ मिलकर यह वैक्सीन डेवलप की है। खास बात यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई वुज़रा ने हाल ही में कोवैक्सीन के ही डोज लिए हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि 8 महीने से भी कम वक्त में असरदार कोरोना वैक्सीन तैयार करना और आत्मनिर्भर भारत की सही तस्वीर पेश करता है। भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एल्ला का कहना है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी वाला दिन है। क्लिनिकल ट्रायल्स के तीनों फेज में हमने 27,000 वॉलंटियर्स पर अपनी वैक्सीन का टेस्ट किया। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजों के साथ ये साबित हो गया है कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार है। ये वैक्सीन तेजी से सामने आ रहे कोरोना वायरस के दीगर वेरिएंट्स के खिलाफ भी कारगर है। तेलंगाना में कोविड-19 के 168 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,99,254 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,635 ही है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई नई मौत नहीं हुई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 163 अफराद रुबे सेहत हुए, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,95,707 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 1,912 है, जिनमें 796 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 40,444 मायने किए गए, ताहम 786 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 88 लाख नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC के हुदूद में 29 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। PSC में सफाई मंसूबे के दौरान आबे जमजम के कुएं में उतरने वाले पहले शख्सियत थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर याह्या कुशाक पीर के रोज 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो बुढ़ापे की वजह से अलील थे। डॉक्टर याह्या कुशाक सऊदी अरब में वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर भी थे। वाज़ेह है कि खादिमुल हरमैन शरीफैन ने 1979 में पहली बार आबे जमजम के कुएं की बड़े पैमाने पर सफाई का मंसूबा शुरू किया था, जिसका मकसद पानी के बहाव को तेज और बेहतर बनाना था। सफाई मंसूबे के दौरान आबे जमजम के रास्ते में आने वाली अशिया को हटाया गया था। इस ऑपरेशन की निगरानी डॉक्टर याह्या कुशाक ने की और वह पहले शख्स थे जिन्होंने कुएं के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हिकमत अमली मुरतब की और फिर कामयाब ऑपरेशन किया था। क्रिकेट टेस्ट की तारीख में कोई टेस्ट इस कदर अहमियत का हामिल साबित नहीं हुआ होगा जितना हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जुमेरात से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होने वाला चौथा और आखिरी टेस्ट हो गया है, जिस पर ICC आलमी चैंपियनशिप के फाइनल की दूसरी टीम का मुस्तकबिल मुनहसर है। हिंदुस्तान को फाइनल में जाने के लिए इस टेस्ट में जीत या ड्रॉ की जरूरत है, जबकि फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके इंग्लैंड ने अगर ये टेस्ट जीता तो सीरीज के ड्रॉ होने के सबब हिंदुस्तान बाहर हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया किस्मत की बदौलत फाइनल में पहुंच जाएगा। फाइनल रवां बरस जून में इंग्लैंड के तारीखी लॉर्ड्स मैदान पर होना है और न्यूजीलैंड की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि फाइनल की दूसरी टीम का फैसला होना बाकी है। अहमदाबाद में खेला गया तीसरा टेस्ट महज 2 दिन में ही खत्म हो गया था, जिसे हिंदुस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया था। इंग्लैंड की टीम ने हिंदुस्तानी स्पिनरों के सामने घुटने टेक दिए थे और दोनों पारी में उसने 112 और 81 रन बनाए थे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।